हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स टीचर आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं बच्चों। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट टर्म के लिए जो हमारा सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर जो था मुद्रा, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी लास्ट क्लास ऑलरेडी मैं फर्स्ट लास्ट क्लास मतलब फर्स्ट जो क्लास थी वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 मुद्रा, जिसके अंदर कि हमने बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में समझा था, वो क्या होता है, उसकी समस्याएं क्या होती हैं और बेसिकली मुद्रा का उदय क्यों होता है। हमने ये सारी चीजें पार्ट 1 में इसके पढ़ ली है। अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हैं तो हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर एक प्लेलिस्ट है मनी एंड बैंकिंग के नाम से। मनी एंड बैंकिंग के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट में इस पर्टिकुलर मनी और बैंकिंग के सारे चैप्टर्स उसी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड होंगे, तो उसकी सारे पार्ट्स आप उसी के अंदर देख सकते हैं। फिलहाल अभी उसके अंदर एक पार्ट है वो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपने सेकंड पार्ट मुद्रा का। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों। आज की क्लास के अंदर हमारा फोकस होने वाला है मुद्रा क्या होती है, उसकी परिभाषा और मुद्रा के प्रकार। क्योंकि मुद्रा के जो कार्य हैं बेटे, पहले वो सीबीएसई के अंदर सिलेबस में थे, लेकिन काफी टाइम से उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मुद्रा के कार्यों को हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हल्के फुल्के थोड़े से हम कार्यों की बात कर लेंगे, लेकिन हम उसको बहुत ज्यादा डीप में लेके नहीं जाएंगे। मेन जो फोकस रहने वाला है मुद्रा की परिभाषा के ऊपर रहने वाला है और मुद्रा के प्रकार, मुद्रा कितने तरह की होती है उसके ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सर सबसे मेन जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो आज की क्लास का वो है मुद्रा की परिभाषा। हम लोग एक हल्का सा टॉपिक डाल देते हैं मुद्रा। ठीक है, मनी। देखिए बच्चों, अगर मैं मुद्रा की परिभाषा की बात करूं तो मुद्रा की परिभाषा अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग दी जाती है। अलग अलग बेसिस के अकॉर्डिंग, जैसे एक सामान्य स्वीकृति के आधार पर, सामान्य स्वीकृति मतलब कि जो सबके द्वारा स्वीकार कर ली जाती है, तो उस आधार पर मुद्रा को कुछ ऐसे परिभाषित किया जाता है कि कोई भी ऐसा उपकरण, कोई भी ऐसा उपकरण जो सभी के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा विनिमय के लेन देन के रूप में, सभी लोगों के द्वारा विनिमय के लेन देन के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, उसे हम मुद्रा कहते हैं, सभी लोगों के द्वारा। जैसे मैं कोई भी चीज ले लेता हूं, मान लीजिए मैं एक पेपर लेता हूं, पेपर पे 100 रुपए लिख देता हूं, तो वो मान लीजिए सबके द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं लेन देन के लिए, तो वो सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा कहलाएगी। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मुद्रा की जो परिभाषा है ना बच्चों, वो अलग अलग तरीके से दी जाती है और वो उन पर्टिकुलर तरीकों से उसकी परिभाषा सही होती है। लेकिन जहां तक मैं 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में बेटे मुद्रा की जो परिभाषा है वो उसके कार्यों के आधार पर दी जाती है। वो उसके कार्यों के आधार पर दी जाती है। इसको इंग्लिश में कह देते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी मतलब ऐसा कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हम कह देते हैं जैसे मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य है। मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य है। मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी उपकरण अगर मुद्रा के कार्य कर सकता है जो मुद्रा करती है, तो हम उसको मुद्रा कहते हैं। मैं एक बार लैंग्वेज लिखता हूं, फिर आपको उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग बताता हूं क्या क्या है। फिर से मैं बता रहा हूं कि जो डेफिनेशन लेने वाले, लिखने वाले यहाँ पर हम लोग, वो मुद्रा के कार्यों पर आधारित है। उसे कार्यात्मक परिभाषा भी हम कह सकते हैं। तो आप एक बार लैंग्वेज लिखिए मेरे साथ कि मुद्रा की परिभाषा क्या होती है। कार्य पर आधारित है, फंक्शनल डेफिनेशन भी हम कह देते हैं। देखिए मुद्रा क्या होती है, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उस उपकरण से होता है, इससे अभिप्राय उस उपकरण से होता है, से होता है, होता है जिसका प्रयोग, जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम
जिसका प्रयोग विनिमय के माध्यम, मूल्य की माप, विनिमय के माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य के संचय, मूल्य के संचय, मूल्य के संचय, मूल्य के हस्तांतरण, मूल्य के हस्तांतरण तथा स्थगित भुगतानों तथा स्थगित भुगतानों तथा स्थगित भुगतानों के मान, स्थगित भुगतानों के मान। स्थगित भुगतानों के मान क्या होता है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। स्थगित भुगतानों के मान के लिए किया जाता है, के लिए किया, के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ये परिभाषा आप इसकी लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने देखा बेटे मुद्रा की परिभाषा को। तो अगर हम इसकी परिभाषा पे गौर करें तो आप देखेंगे ध्यान से कि मुद्रा क्या होती है बेटे, एक उपकरण होता है। मुद्रा क्या होती है, एक उपकरण होता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, मुद्रा क्या होती है, एक उपकरण होता है, कोई भी ऐसा उपकरण जो विनिमय के माध्यम मतलब लेन देन के लिए यूज की जाती हो, मूल्य की माप उसको मापने के लिए, किसी भी चीज को, जैसे आपको पता है हर वस्तु का मूल्य अलग अलग होता है, तो उसको मापने के लिए एक समान इकाई की आवश्यकता होती है, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं हुआ करती थी। इसलिए विनिमय बड़ा मुश्किल होता था। पिछली क्लास में आप देखेंगे, देख सकते हैं। तो मुद्रा के अंदर ये ताकत होती है, पावर होती है कि वो हर वस्तु को माप सकती है। तो मूल्य के माप, मूल्य के संचय, उसको स्टोर करने के लिए, अपनी वेल्थ को स्टोर करने के लिए, मूल्य के हस्तांतरण, अपनी संपत्ति के मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और स्थगित भुगतानों के मान, मतलब स्थगित भुगतान क्या होते हैं इसको आप लास्ट क्लास में समझ सकते हैं। वैसे स्थगित भुगतान का मतलब होता है जो भुगतान भविष्य में किए जाते हैं, और मान का मतलब होता है किस बेसिस के अकॉर्डिंग, किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वापस लेंगे। तो स्थगित भुगतानों के मान के रूप में किया जाता है। तो किसी भी उपकरण का प्रयोग अगर इन कामों में किया जा रहा है तो वो मुद्रा कहलाएगी। बेटे यह मुद्रा की कार्य के आधारित परिभाषा है, ध्यान रखना, यह मुद्रा की कार्य के आधारित परिभाषा है। इसलिए जनरली हम कह देते हैं मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य करे। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। इस बात को मैं नीचे मेंशन कर देता हूं आप लोगों के लिए, लिख लीजिए आप चाहे तो मेरे साथ। आप लोग मेरे साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे बच्चे। तो जैसे हम अगर इसके अंदर हम लिखें, यह मुद्रा की जो परिभाषा यहाँ दी गई है ना, मुद्रा की कार्य के आधारित परिभाषा है। एक मिनट, यह है, यह है मुद्रा की कार्य पर, यह मुद्रा की कार्य पर, यह मुद्रा की कार्य पर आधारित परिभाषा है, परिभाषा है। अर्थात, अर्थात मतलब इसके अनुसार आप ऐसे लिख सकते हैं, मुद्रा वही होती है, मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य करे, जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य करे, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश में इस बात को मैं लिखना चाहूँ एक लाइन में तो कुछ इस तरीके से फ्रेज बनता है बेटे इसका इंग्लिश में। एक मिनट दे दीजिए। लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इस बात को, अब ऐसे लाइन लिख सकते हैं इंग्लिश में, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वही होती है जो मुद्रा का कार्य करती है। आप इस पर्टिकुलर पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने इस स्लाइड के अंदर आप लोगों को मुद्रा की परिभाषा के बारे में बताया है, और मुद्रा की कार्य के आधारित परिभाषा दी, कार्य के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, जो कि फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि इसके कार्य हमारे कोर्स में नहीं है, आपको डेफिनेशंस के अंदर, परिभाषा के अंदर कार्य नजर आ रहे होंगे, तो इसको एक फ्लो चार्ट में लिख देता हूं, इसको एक फ्लो चार्ट में मैं आपको समझा देता हूं। देखिए नेक्स्ट पेज पे,
और डीप में नहीं जाना है इसको कार्यों को समझाने के लिए, बस इतना लिख लीजिए, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य। अगर मैं मुद्रा के कार्य की बात करूं, फंक्शंस ऑफ मनी की बात करूं बेटे, तो अभी आपने देखा मैंने डेफिनेशंस में भी यूज किए थे। तो लेकिन ओवरऑल अगर हम सारे के सारे कार्यों को बांटे बच्चों, तो मुद्रा के मुख्य तौर पर दो कार्य होते हैं। मुद्रा के मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है मुद्रा के सभी कार्यों को। पहले होते हैं प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य। फिर होते हैं इसके द्वितीयक कार्य, द्वितीयक कार्य, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्य बेटे दो हैं, अगर हम बात करें दो हैं जिसके लिए मुद्रा का उदय हुआ। पहला विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम के लिए रूप में यूज होती है। और दूसरा है मूल्य की, मूल्य का माप, यानी कि हर वस्तु को मापने की ताकत मुद्रा रखती है। तो ये इसके दो कार्य हैं इसके, जिसके लिए मुद्रा का उदय हुआ था। बाद में इसके और भी कार्य जुड़ते चले गए। ये जितने आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके अलावा भी मुद्रा के बहुत सारे कार्य होते हैं, मैं सिर्फ इतने ही लिख रहा हूँ, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, सहायक कार्य भी होते हैं इसके, लेकिन हम लोग मेनली इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे आपका इसके अंदर होता है मूल्य का संचय, स्टोर करने में काम आती है आपकी संपत्ति को। मूल्य का संचय, संचय मतलब इसको स्टोर करना आपकी संपत्ति को। मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का हस्तांतरण आपकी संपत्ति के मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आती है। और स्थगित भुगतानों के मान, स्थगित भुगतानों भुगतानों के मान, स्थगित भुगतानों के मान। तो ये मुद्रा के कार्य हैं। ये दो प्राथमिक कार्य आपको दिख रहे हैं और ये इसके द्वितीयक कार्य हैं। और मुद्रा का जो उदय हुआ था बेटे, वो इनके प्राथमिक कार्यों के लिए हुआ था। बाद में इसके और भी कार्य जुड़ते चले गए। इसके अलावा भी मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन हमें वहां फोकस नहीं करना है। इवन हमें इसके ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ये क्योंकि उसकी डेफिनेशंस में आ रहे थे तो मैंने आपको अलग से समझा दिया। अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली बेटे मुद्रा के प्रकार, जो आपके कोर्स में है मुद्रा के प्रकार की बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं आप मेरे साथ, मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार, आप इसे कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी, टाइप्स भी कह सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहले बेटे जो मुद्रा का प्रकार आता है वो आता है आपका आदेश मुद्रा, नंबर 1। तीन चार टाइप्स की मुद्रा है, वो जो कोर्स में आपके वो मैं समझा रहा हूं। पहले बेटे आदेश मुद्रा, आदेश मुद्रा जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेसिकली फिएट मनी, फिएट मनी, आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा बेटे नाम से क्लियर है, आदेश मतलब किसी को ऑर्डर दिया जाता है। तो आप ऐसे समझिए, वह मुद्रा जो सरकार के आदेश से, सरकार के आदेश से विनिमय के माध्यम के लिए प्रयोग की जाएगी, उसे आदेश मुद्रा कहेंगे। जैसे आपकी जो हमारे नोट है, कोई भी आप नोट ले लीजिए, 500 रुपीज का हमने नोट लिया, 500 रुपए का नोट लिया, वो हम लेके गए और मार्केट में हमने उससे सेल परचेज कर लिया। सब लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि सरकार ने कह रखा है कि वो 500 रुपए का नोट है, उसकी वैल्यू 500 रुपीज है। सरकार ने आदेश दे रखा है। सिक्कों का यूज हो जाता है लेन देन में, करेंसी नोटों का यूज हो जाता है। तो ये जो आपको नजर आती है, जो हम यूज करते हैं मुद्रा, ये मुद्रा आदेश मुद्रा है। मतलब वह मुद्रा जो सरकार के आदेश से विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, क्योंकि सरकार ने आदेश दे रखा है कि भैया आप इसको मुद्रा के विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करेंगे, उसे आदेश मुद्रा कहते हैं। तो लिखिए, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय
इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है, उस मुद्रा से होता है। एक मिनट, थोड़ा सा लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। उस मुद्रा से होता है जो सरकार, सरकार लिखा गया, सरकार के, जो सरकार के आदेश पर, जो सरकार के आदेश पर, जो सरकार के आदेश पर विनिमय, जो सरकार के आदेश पर विनिमय के माध्यम, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, कार्य करती है। जैसे, जैसे करेंसी नोट, करेंसी नोट चाहे वो 100 का हो, 10 का हो, सिक्के, ये हैं बेटे करेंसी नोट और सिक्के, ये सरकार के आदेश पर विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, तो इसे आदेश मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हमारी, नेक्स्ट है आपकी, उसे कहते हैं न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा, इंग्लिश में से फिड्यूसरी मनी कह देते हैं, फिड्यूसरी मनी। न्यास मुद्रा क्या होती है मैं आपको समझाता हूं बेटे। कुछ आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं अपने किसी दोस्त की दुकान में गया, अपने दोस्त की दुकान में गया मोबाइल खरीदने, ठीक है, और मेरा दोस्त था, वो जानने वाला था, तो मैंने उससे मोबाइल खरीदा और मैंने उसको कहा कि मेरे पास ना कैश नहीं है, मेरे पास चेक है, तो क्या चेक से पेमेंट ले लेगा? तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तू दे दे, मतलब जानता है मुझे। तो मैंने उसको चेक दे दिया, तो उसने चेक से के बिहाफ पर मुझे मोबाइल दे दिया। लेकिन अगर मैं किसी अनजान बंदे के पास जाता, किसी अनजान दुकानदार के पास जाता मोबाइल खरीदने, जो मुझे नहीं जानता, और उसको मैं कहता कि भाई ये आप चेक के बदले में मुझे मोबाइल दे दो, तो वो मना कर देता। उस क्योंकि उसे डर लगता कि पता नहीं चेक कहीं बाउंस ना हो जाए, अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है बंदे के, तो वो चेक मना कर देता कि नहीं भाई चेक से तो मैं पेमेंट नहीं दूंगा। तो लेकिन मेरे दोस्त ने ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे पे विश्वास था कि ये बंदा के अकाउंट में पैसे होंगे, ये दिक्कत भी आएगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसने चेक को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया, जबकि वो सरकार ने नहीं कहा है कि चेक से आप पेमेंट करो, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया। तो वो मुद्रा जो आपसी विश्वास पर, वो मुद्रा जो आपसी विश्वास पर विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, वो मुद्रा जो आपसी विश्वास पर विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है बच्चों, उसको हम लोग न्यास मुद्रा कहते हैं। यानी कि क्रेता और विक्रेता में आपस में विश्वास है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, विश्वास है, और उसके आधार पर लेन देन हो जाता है। जैसे चेक हो गया, ठीक है, और हमारा एक इंग्लिश में हम कह देते हैं डिमांड ड्राफ्ट हो जाते हैं, बीआर हो जाते हैं। बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल होते हैं, अकाउंट्स के बच्चों को समझ में आती होगी। बीआर मतलब जो अकाउंट्स में हम किसी को पेमेंट, किसी को माल बेचते हैं, तो जो माल खरीदता है वो बिल लिख के दे देता है कि भैया आपको मैं 3 महीने में पेमेंट करूंगा, तो वो कहता है ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, अगर जानने वाला है तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, बीआर। चेक तो है ही है। तो ये मुद्रा जो क्रेता और विक्रेता के आपसी विश्वास पर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, उसे न्यास मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिखवा देता हूं फटाफट से इसको। बेटे इसके ना नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप के आएंगे फर्स्ट टर्म के अंदर, तो नॉलेज आप एनहांस करते जाना, और मैं आपको असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, चलिए लिखिए। इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है, उस मुद्रा से होता है, इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जो क्रेता, क्रेता समझते हैं खरीदने वाला, तथा
विक्रेता, क्रेता तथा विक्रेता के आपसी, क्रेता तथा विक्रेता के आपसी विश्वास, आपसी विश्वास पर विनिमय के माध्यम के रूप में, आपसी विश्वास पर विनिमय के माध्यम, विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है, विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग होती है। जैसे, जैसे आपके चेक हो गए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आदि, चेक आदि, ठीक है बेटे। तो ये आपकी न्यास मुद्रा हो गई। क्लियर हो गया, दो टाइप्स क्लियर हो गए, एक आदेश मुद्रा जो सरकार के आदेश पे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रही थी, और दूसरी आपकी न्यास मुद्रा जो कि बेसिकली आपसी विश्वास के आधार पर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रही थी। देख सकते हैं आप, ये सरकार के आदेश के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रही है, और ये क्रेता और विक्रेता के आपसी विश्वास के आधार पर विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग हो रही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप की बात करते हैं हम इसके। जी, तीसरा है बेटे आपका पूर्ण काय मुद्रा, पूर्ण काय मुद्रा, पूर्ण काय मुद्रा, इसको हम लोग फुल बॉडीड मनी कहते हैं, फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी। ये क्या होती है बेटे? इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा नेक्स्ट पेज पे, फिर इसकी डेफिनेशन देता हूँ। बड़े आसान है, लेकिन पहले दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, लिखना मत इसको जरा, ठीक है, सिर्फ समझना। देखिए मान लीजिए सबसे पहले तो ये ना सिक्के की फॉर्म में होती है, सिक्के कॉइन्स की फॉर्म में होती है। मान लीजिए कोई कॉइन है, ठीक है। अब जो कॉइन होता है ना बेटे, कोई भी कॉइन होता है, वैल्यू नहीं लिख रहा जानबूझ के, कोई भी कॉइन होता है, उस कॉइन की दो वैल्यू होती है, दो मूल्य होते हैं उस कॉइन के। एक तो वो किस धातु से बना है, किस धातु से बना है, बना किस चीज से, उसको इसका वस्तु मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु मूल्य। दूसरा, जो उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसको उसका बेसिकली मुद्रा मूल्य बोलते हैं, मुद्रा मूल्य। जो उसके ऊपर लिखा होता है, अंकित मूल्य भी हम कह देते हैं, अंकित, अंक लिखा होता है, जो उसका अंकित मूल्य होता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है। तो कोई ना कॉइन किसी न किसी धातु का बना होता है। जनरली आजकल के जो कॉइन है वो तो बेसिकली स्टील के, लोहे के बने होते हैं। पुराने टाइम पे अलग अलग धातु के कॉइन बनते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के। आज की डेट में लोहे के बन रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं, मैंने एक नॉर्मल सी बात करते हैं, मैंने क्या मतलब, मान लीजिए सरकार ने एक 10 ग्राम गोल्ड लिया, 10 ग्राम का गोल्ड लिया, इतनी धातु ली, इतनी, ठीक है, गोल्ड लिया, ये एक मेटल है, और इस गोल्ड को मेल्ट करके उन्होंने कॉइन बना दिया। तो ये 10 ग्राम का, ये 10 ग्राम का गोल्ड का कॉइन है। और आज की डेट में मान लीजिए गोल्ड की जो वैल्यू है 40,000 रुपए की है, 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए का है, मान के चलते हैं, ठीक है ना बेटे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 10 ग्राम का गोल्ड लिया, और उसकी वैल्यू कितनी आज की डेट में? 40,000 रुपए, और उस सिक्के की वैल्यू भी 40,000 रुपए कर दी। तो अगर आप इस गोल्ड की धातु या वस्तु मूल्य की बात करें, वस्तु मूल्य मतलब कि जिस धातु का बना है उसकी कितनी वैल्यू है, तो भैया अगर आप इस गोल्ड के कॉइन को मेल्ट करके मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको तो भी 40,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो गोल्ड है, और 10 ग्राम गोल्ड 40,000 रुपए का है। और अगर आप उसके ऊपर लिखे हुए के अकॉर्डिंग जाएंगे, यानी कि उसके अंकित मूल्य की बात करेंगे, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो भी 40,000 लिखा हुआ है, राइट। तो ये दोनों बराबर हो गए, अंकित मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर आ रहे हैं। जब सरकार ने इसको इशू किया, जारी किया, तो उसका वस्तु मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर थे, यानी कि बंदा उसको मेल्ट करके मार्केट में बेच दे, या उसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में उसको यूज कर ले, दोनों का मूल्य बराबर है। इसको बेटे पूर्ण काय मुद्रा कहते हैं, जो आपने अभी देखा, जो पीछे मैं बताने वाला हूं वो पूर्ण काय मुद्रा ये होती है। समझ में आया पूर्ण काय मुद्रा क्या होती है? यानी कि एक ऐसी मुद्रा जो कि सिक्के के रूप में होती है, और जिसका वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य समझते हैं, जिस धातु से बना है वो,
और उसका अंकित मूल्य बराबर होता है जब सरकार उसको जारी करती है। बाद में ऊपर नीचे हो जाए उसकी सरकार की कोई गारंटी नहीं है, वो सरकार उसकी बात नहीं कर रही। क्लियर होगी बात बेटे? अब मैं आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में कि आज की डेट में जो मुद्रा है वो आपकी पूर्णकाय मुद्रा नहीं होती है। आज की मान लीजिए आपको 10 का एक सिक्का लीजिए, उसको मेल्ट कर दीजिए और जितना उससे स्टील निकलेगा, लोहा निकलेगा, अगर आप उसको बेचने जाएंगे तो आपको 10 रुपए नहीं मिलेगी। यानी कि उसका जो धातु मूल्य है, वस्तु मूल्य है, आज की डेट में कम है और उसका लिखा हुआ वैल्यू ज्यादा है, 10 रुपए ज्यादा है। जबकि अगर आप उतने ही कॉइन को मेल्ट करके बेचने जाएंगे, मेल्ट करके बेचने जाएंगे, तो वो कम मिलेगी। तो उसका अगला वाला पार्ट आएगा जो मैं आपको सिखाऊंगा, साख मुद्रा, क्रेडिट मनी हम कहते होते हैं, जिसका अगला वाला पार्ट सिखाऊंगा। यानी कि एक ऐसी मुद्रा जिसमें अंकित मूल्य ज्यादा है और उसका वस्तु मूल्य जिस चीज से वो बनी है वो कम है, उसे साख मुद्रा कहते हैं। मैं दोनों डेफिनेशन पीछे लिख देता हूं। पूर्णकाय मुद्रा में दोनों बराबर होते हैं, जबकि साख मुद्रा जो आज की डेट में चलती है उसमें लिखा हुई वैल्यू ज्यादा होती है, अंकित मूल्य, जबकि उसका वस्तु मूल्य उससे कम होता है, धातु मूल्य। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, अब आपको लैंग्वेज लिख देता हूं, लैंग्वेज आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है, इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है, इससे अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जो सिक्के, जो सिक्के के रूप में होती है, जो सिक्के के रूप में होती है, सिक्के के रूप में होती है, तथा उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य समझ रहे हैं बच्चे सभी लोग, जो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है, उसका अंकित मूल्य, कॉमा, वस्तु मूल्य से, वस्तु मूल्य समझ रहे हैं जिससे वो बना है सिक्का, उसके धातु का मूल्य, उसके वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य के बराबर होता है, के बराबर होता है जब इसे जारी किया जाता है। यानी कि जब इसको इशू किया जाता है, जब इसे जारी, मतलब सरकार जब इशू कर रही है, जब इसे जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, कोई भी अगर आपको डाउट है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप डेफिनेटली उसके ऊपर कर सकते हैं और मुझे इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप नीचे मेरा नंबर देख सकते हैं, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने उसको, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं साख मुद्रा, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि साख मुद्रा क्या होती है पीछे। तो अगर मैं इसको वैसे, अगर मैं लिखना चाहूँ, एक मिनट दे दीजिए, अगर मैं इसको वैसे हल्का सा आपको समझाना चाहूँ, मैंने जो लिखा है, ये क्या लिखा है, यानी कि अगर जो पूर्णकाय मुद्रा है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, कि पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, जिसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर होता है वस्तु मूल्य के, बराबर होता है वस्तु मूल्य। ठीक है बच्चे, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारा साख मुद्रा, जो मैं आपसे कह रहा था, साख मुद्रा, एक मिनट, मुद्रा, साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी, साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। साख मुद्रा क्या होती है समझ में आ रहा होगा, अंकित मूल्य ज्यादा होता है और वस्तु मूल्य कम होता है, जो आज की डेट में चलते हैं। आज की डेट में फुल बॉडीड मनी यानी कि पूर्णकाय मुद्रा नहीं चलती है, साख मुद्रा चलती है। तो लैंग्वेज लिख लीजिए, इससे अभिप्राय, सिक्के के रूप में लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। इससे अभिप्राय, इससे अभिप्राय उस, इससे अभिप्राय उस मुद्रा, उस मुद्रा से होता है जिसका अंकित मूल्य, जिसका अंकित मूल्य, कॉमा, उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है, उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है, वस्तु मूल्य से अधिक होता है,
होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें तो कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य ज्यादा होता है वस्तु मूल्य से, वस्तु मूल्य से। ठीक है, फाइन। तो आपने कुछ मेन टाइप पढ़े, कुछ बेसिक चीजें और भी हैं इसके बारे में, मुद्रा के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताऊंगा, अदरवाइज पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। तो बच्चे ध्यान रखना, सभी बच्चे उस बात का कि हम लोग इसी तरीके से नॉर्मली आगे बढ़े। आज की क्लास में हमने मुद्रा की परिभाषा और उसके कुछ मुख्य जो प्रकार होते हैं उसके बारे में जाना। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एक उच्च शक्ति मुद्रा कहती है, हाई पावर्ड मनी होती है उच्च शक्ति मुद्रा, एक मुद्रा नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे। एक कानूनी मुद्रा भी होती है, उसके बारे में हल्का फुल्का हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में मुद्रा की पूर्ति के पार्ट को भी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। एक या दो पार्ट और लगेगा, ये मुद्रा हमारा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बेटे धीरे धीरे अपने नोट्स को प्रिपेयर करते चले जाइए, आपका सारा कोर्स मैं फिनिश करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और जो साथ में किस तरीके से पेपर को प्रिपेयर करना है इसके लिए भी मैं आप लोगों को गाइडेंस दूंगा डेफिनेटली। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कोर्स के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं और फटाफट इसको फिनिश करें। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा। और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल है मेरा, हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, गुड डे बेटे, टेक केयर।